खबर उत्तराखंड राज्य से है। पंतनगर विश्वविद्यालय में 20 से 22 फरवरी 2025 के मध्य 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन के आयोजन का आज सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल उत्तराखंड एवं कुलाधिपति पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग भारत सरकार के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु पाठक एवं डॉक्टर बजीर सिंह लाकरा, सचिव राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति एवं सम्मेलन के संयोजक तथा डॉक्टर A.S. नैन सम्मेलन के आयोजन सचिव मंचासीन थे। कृषि के इस कुंभ में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, किसानों एवं उद्योगों के प्रतिनिधियों का भारी संख्या में लगभग 3000 की मौजूदगी हुई। इस वर्ष सम्मेलन में विकासशील भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने में नवीन प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल उत्तराखंड ने अपने साथ अनुभव और ज्ञान का खजाना लेकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई। उन्होंने इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों एवं किसानों की भागीदारी पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम को शुरू करने में सरकार के प्रयासों की सराहना की है। रिपोर्ट असद खान, द नेटिजन न्यूज़ स्टेट हेड एवं प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मीडिया क्लब उत्तराखंड। कृषि को अगर टिकाऊ सस्टेनेबल बनाना है तो नेचर फ्रेंडली कृषि करना बड़ा जरूरी है। उसमें प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती जो हम कहते हैं कि इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जो कह रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए ताकि हमारे पैदावार जो है वो ना घटे, इनकम बढ़े। क्योंकि इसमें अगर देखिए इसमें खर्चा बहुत कम होता है, लागत बहुत कम है, तो अगर पैदावार आपका बराबर भी हो तब भी जो है कि इसमें मुनाफा जो है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि लागत बहुत ही कम है। तो हम इस तरीके का रिसर्च कर रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग को किस तरीके से हम अपनाएं ताकि पैदावार आपका बनी रहे या बढ़े, प्रदूषण बिल्कुल ना हो, कम से कम हो और इनकम हमारे किसानों का जो है कि बढ़ता रहे। इस समय आपको पता होगा कि परिषद के भारतीय अनुसंधान परिषद के 425 से भी अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों में हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अलग अलग फसलों के ऊपर, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रबंधन के साथ हमारे 21 इंस्टीट्यूट इसके ऊपर रिसर्च भी कर, और इसके साथ हमारे एनजीओ और भारत सरकार का जो भी पहल है, आप सब जानते हैं, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल और नेचुरल फार्मिंग, एक बहुत बड़ा मिशन जो है कि आप शुरू हो चुका है। मुझे पूर्ण विश्वास है हम ऐसा एक कृषि का इसमें जो है कि इन्वेस्ट कर पाएंगे जिसमें पैदावार भी बढ़ेगी या बनी रहेगी, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा, खर्चा कम होगा और मुनाफा होगा। और ये जो है कि जो डायरेक्शन एक मॉडल फार्मिंग, ये भारत मुझे लगता है कि पूरे विश्व को दे पाएगा और उस दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। बढ़ रहा है सर, इसको कितना प्रतिशत हमारे उत्पादन पर असर पड़ रहा है इसका? ये जो है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होगा। ये बात तो सही है कि प्रदूषण अगर होता है तो पैदावार के ऊपर इसका असर पड़ता है। दिनों दिन बढ़ती आबादी को देखते हुए लेकिन उसीलिए हमें जो करना पड़ेगा, जो भी हम इनपुट यूज कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ानी होगी। एफिशिएंसी का मतलब जैसे मान लीजिए हम खाद आज देते तो इतना खाद दे कि ताकि पूरे के पूरे खाद जो भी हम दे रहे हैं डीएपी हो, पौधे उसको ले पाए, नुकसान ना हो। सर बीज को हम उस तरीके से करेंगे तो और हमारे हाइलिंग बीज भी जो है, अभी इस बार भी बजट में मैं कह रहा था कि बजट अनाउंसमेंट हाइलिंग सीड के ऊपर एक जो कि नेशनल मिशन हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए हम जो बीज आप पिछले 4-5 साल से परिषद जो भी वेराइटीज हम रिलीज कर रहे हैं, हमने तय किया है कि जो भी वेराइटीज हम रिलीज करेंगे वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज, एनवायरमेंट फ्रेंडली वेराइटीज होगा। तो 80 से 85% वेराइटीज जो भी हम आज के दिन रिलीज कर रहे हैं वो सारे क्लाइमेट रेजिलिएंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और बायोफोर्टिफाइड है। बायोफोर्टिफाइड का मतलब है जिसमें गुणवत्ता जो कन्वेंशनल वेराइटीज से उससे अधिक है। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं और एक गेहूं का हम पिछले कम से कम कई सालों से हम कहते चले आ रहे हैं कि बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने के कारण गेहूं का पैदावार जो कि घट जाएगा, लेकिन
5-6 साल से देखिएगा कि गेहूं का पैदावार घट तो बिल्कुल नहीं रहा है, बल्कि एक रिकॉर्ड हो रहा है। इसका एक जो मुख्य कारण है, इस साल भी 75% जो गेहूं का क्षेत्र है उसमें हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज हम ग्रो कर, हमारे किसानों ने 75% लैंड में क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज इस समय ग्रो कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है, इसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन चूंकि हमारे पास जो वेराइटीज है वो काफी हद तक इसको सहन कर पा रही है और इसलिए पैदावार बिल्कुल घट नहीं रहा है, बल्कि लगातार बढ़ता एक जा रहा है। साल मोटे अनाज को लेकर सर बहुत प्रयास चल रहे हैं, तो कितना हमारा निर्यात हो रहा है, क्या स्थिति है और आगे चल रही है मोटे अनाज में, किन किन चीज ये जो सीएमए का काफी जो इसका प्रचार प्रसार किया गया, ना केवल इतना ही, भारतीय कृषि विज्ञान परिषद में अलग अलग सीएमए के ऊपर 56 वेराइटीज भी डेवलप किया, हाइल्डिंग वेराइटीज, बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज, तो उसको भी जो कि किसानों तक पहुंचा रहे हैं। आज अगर जाकर के देखिएगा मार्केट में तरह तरह के मिलेट्स के पकवान से लेकर के अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 3-4 साल पहले आपको बिल्कुल लगता नहीं था। आज मिलेट जिसको कभी एक गरीबों का खाना भोजन कहा जाता था, अब जो कि अमीरों के घर तक पहुंच चुका है, और मुझे उम्मीद है कि जो वेराइटी और जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, इससे न केवल पैदावार बढ़ेगा बल्कि एक्सपोर्ट और बाकी जो किसानों का फायदा है वो भी मोटे अनाज की निर्यात की पहले से निर्यात नहीं भी निर्यात भी हो रहा है, काफी सारे डिमांड भी हमारे पास आ यहाँ रहा पर है। मोटे अनाज पे कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, ऐसा कुछ है? हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, इस तरीके का पॉलिसी होगा उत्तराखंड के खास करके। क्या उत्तराखंड में कोई और नए मोटे अनाज में कुछ और भी आ रहा है? ये पूरा कॉन्फ्रेंस के बाद आपको हम बताएंगे। वेराइटीज तो है, आप चाहे तो पूरे वेराइटीज का आप लिस्ट भी दे सकते हैं उत्तराखंड के लिए कौन सा वेराइटीज कौन सी श्री अन्न के लिए, मोटे अनाज के लिए है। सर अंतिम सवाल, हमारे सामने चुनौतियां क्या है?